एक ऐसा हीरा जिसकी चमक ने सदियों तक राजाओं की तकदीरें लिखी। एक ऐसा रत्न जिसे पाने के लिए सम्राटों ने जंग छेड़ी और साम्राज्य मिटा दिए। कभी ताज का गहना, कभी गुलामी की पहचान बना यह हीरा कोहिनूर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसकी कहानी क्या है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया अनवील्ड में। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां इतिहास की परतों को हम मिलकर खोलते हैं, थोड़ा रहस्य, थोड़ा रोमांच और ढेर सारी सच्चाई के साथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास है। कोहिनूर, सत्ता, लालच और विरासत की सबसे विवादास्पद कहानी। कोहिनूर का जन्म, मिट्टी से महल तक। कहानी शुरू होती है भारत के उस मिट्टी से जहां सूरज भी जमीन को सोना समझकर चमकता था। ये वो समय था जब गोलकोंडा की पहाड़ियों में हर पत्थर कोई ना कोई राज छुपाए होता था। यहीं आंध्र प्रदेश के कोल्लूर और परिताल के खदानों में कुछ मजदूर अपनी किस्मत तोड़ते घिसते रहते थे। उन्हें क्या पता था कि मिट्टी में छुपा एक पत्थर पूरे विश्व की राजनीति हिला देगा। कहते हैं जब पहली बार कोहिनूर ढूंढा गया तो वो ना उस नाम से जाना जाता था और ना ही उसका आकार सबको दिखता था। एक मजदूर ने जब पत्थर को हाथ में उठाया, उसके हाथ से सूरज की किरण टकराई और आंखों में ऐसी चिंगारी भरी कि सारा क्षेत्र देखने उमड़ पड़ा। लोगों ने उसे देवी भवानी के चरणों में समर्पित कर दिया। वारंगल के ककाटिया राजवंश में कहते हैं यह हीरा भगवान के मुकुट में सजा रहता था। उस समय के पुरोहित कहते थे इस हीरे में देवताओं का आशीर्वाद है, पर जो इसे अपनी इच्छा से छीनेगा उस पर विनाश का वार होगा। पर लालच कब रुकता है? राज्य बदलते गए, देखो कैसे इतिहास पत्थर से रक्त बहा। ककाटियों का पतन हुआ और कोहिनूर सुल्तानों के दरबार तक गया। उसका नाम कभी भी कोहिनूर नहीं था, तब तक वो सिर्फ एक राजगद्दी का घूमता हुआ ताज था। फिर लोगों ने इस पत्थर को देखकर एक कहावत बनाई, जिस मुकुट में यह हीरा लगेगा उस राजा का प्रजा पर कभी प्रभाव नहीं टूटेगा, पर उस राजा को सुकून कभी नहीं मिलेगा। सोचो, एक पत्थर जो एक तरफ शान और साहस का प्रतीक था, दूसरी तरफ सबसे बड़ा श्राप भी। हर सम्राट इससे अपनी तलवार की धार बनाना चाहता था, पर कोहिनूर कभी किसी का पूरा अपना नहीं हुआ। यह हीरा भारत की धरती का दिया गया सच था, सोना, खून और विश्वासघात से बना। और आज जब हम कोहिनूर का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ एक हीरे को याद नहीं करते, हम उन लाखों मजदूरों की उंगलियों को याद करते हैं जो पत्थर तोड़ते तोड़ते मिट्टी हो गए। हम उन पुरोहितों की आवाज सुनते हैं जो मंदिरों में इसकी चमक को आशीर्वाद मानते थे, और हम उन राजवंशों के पतन को देखते हैं जो इस पत्थर से बंधे हुए थे। कोहिनूर के सफर की पहली सीढ़ी, मिट्टी से महल तक, बस इतना ही नहीं, ये पूरे सम्राट का सपना था। पर सपने कभी कभी सपने ही रह जाते हैं, और कभी कभी वही सपने सम्राट का सर काट लेते हैं। यह तो बस आरंभ था। आगे बाबर से औरंगजेब तक कोहिनूर ने मुगलों के ताज में कैसे जगह बनाई। खून से रंगते दरबार, लूट और अंधेरों में चमकता एक पत्थर, ये सब अगली कड़ी में। अध्याय 2, मुगलों का हीरा, बाबर से औरंगजेब तक। कोहिनूर की चमक जब गोलकोंडा की मिट्टी से निकलकर दिल्ली के दहलीज तक पहुंचा, तब भारत में मुगलों के कदम जम रहे थे। बाबर, जो फिरगाना से आया था, करंटली उज्बेकिस्तान, उसने 1526 में पानीपत की जंग जीतकर हिंदुस्तान में अपना झंडा गाड़ा। कहते हैं बाबर ने अपनी जीत के बाद जब लूट का भंडार देखा, कोहिनूर उसके लिए सिर्फ एक हीरा नहीं, एक अशरफियात का प्रतीक बन गया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में कोहिनूर का उल्लेख किया। उसने इस हीरे को अपने सबसे अनमोल खजाने में रखा। उसके बाद हुमायूं, जो बाबर का बेटा था, उसके हाथ में यह हीरा आया। पर हुमायूं का राज्य कभी स्थिर नहीं रहा, वो कभी जीतता कभी हारता। एक समय ऐसा भी आया जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली छीन ली और हुमायूं को ये अनमोल हीरा लेकर ईरान भागना पड़ा। कहते हैं हुमायूं ने पर्शिया के शाह तहमास्प से सहायता मांगी थी और बदले में कोहिनूर को शाह को दिखाया, पर वो इस हीरे को बचा ले गया और वापस हिंदुस्तान लौटा। फिर आया अकबर का युग।
अकबर के समय मुगल दरबार अपने शिखर पर था। सोने, चांदी, इत्र, अनमोल मोतियों और कोहिनूर जैसे हीरे से ताजमहल से पहले मुगल ताज बन चुका था। अकबर ने कोहिनूर को एक राजमुद्रा की तरह संभाल कर रखा। कहने को कोहिनूर मुगलों के लिए तख्ते तौस का हिस्सा बन गया था, जिससे सम्राट की शान और शौर्य की पहचान होती थी। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। उसके समय कोहिनूर मुगलों के ताज से कम नहीं माना जाता था। यह हीरा कभी शाहजहां के ताज में जड़कर रहता, कभी तख्ते तौस में। वही सिंहासन जिसे बाद में दुनिया पीकॉक थ्रोन के नाम से जानने लगी। फिर आया औरंगजेब, मुगलों का सबसे कठोर और सख्त शहंशाह। उसके समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं तो बढ़ी, पर अंदर से सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगा। औरंगजेब ने कोहिनूर को अपने खून से महफूज रखा। उसने इसे अपने सबसे विश्वसनीय खजाने में छुपा दिया, ताकि कोई और राजवंश इस पर नजर न डाले। इतिहास का एक गहरा कोना कहता है कि कोहिनूर ने मुगलों के चढ़ाव और पतन दोनों को अपनी आंखों से देखा। जब औरंगजेब मरा तो मुगल राज्य का सितारा ढलने लगा, और कोहिनूर, जो कभी मुगल तख्त की शान था, अब नए दावेदारों का निशाना बन गया। सोचो, एक हीरा जो बाबर की जीत, हुमायूं की हार, अकबर का विकास और औरंगजेब का पतन देख चुका हो, वो कैसे चुपचाप एक बंद कोठी में पड़ा रह गया होगा जब उसे लूटने वाले आगे बढ़ रहे थे। कोहिनूर मुगलों का हीरा हो गया था, पर मुगल राज्य कब तक उससे रोक पाता? दिल्ली की दीवार कब तक इतिहास की आंधी से बची रहती? अध्याय 3, नादिर शाह का हमला, लूट और खून का रंग। 18वीं सदी, मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। औरंगजेब के बाद दिल्ली में तख्त पर बैठने वाला बादशाह कमजोर और स्वार्थी साबित हुआ। इस बेचैनी में बाहर से घुसने वाले डाकू और सम्राट छेद कर गए। सबसे भयंकर नाम था नादिर शाह। नादिर शाह, ईरान का शक्तिशाली शाह, उस समय पूर्वी दुनिया का नेपोलियन कहा जाता था। 1739 में 1739 में उसने काबुल और लाहौर के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। उसके निशाने पर दिल्ली का शहर था, मुगलों का तख्ते तौस और वो हीरा जिसे दुनिया कोहिनूर के नाम से जानने लगी थी। कहते हैं जब नादिर शाह दिल्ली में घुसा तो शाहजहां का बनवाया शीश महल भी कांप उठा। लूट, हत्या और बर्बादी का ऐसा व्यवहार चला कि दिल्ली की गलियां लाल हो गईं। दिल्ली के बाजार में जब लोगों ने विरोध किया तो नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म सुना दिया। लाखों लोगों का खून एक दिन में कहां बह गया पता ही नहीं चला। दिल्ली की दीवारें सुनसान रह गईं, पर तख्ते तौस और कोहिनूर जीतने वाले हाथ में चले गए। कहते हैं जब लूट का माल नादिर शाह के सामने लाया गया तो सबसे पहले उसने कोहिनूर को देखा। एक आकलन के मुताबिक कोहिनूर तख्ते तौस में सजा रहता था। जब तख्त ईरान का चला, कोहिनूर भी साथ चला गया। यहीं से इस हीरे को एक नया नाम मिला, कोहिनूर, फारसी में प्रकाश का पर्वत। नादिर शाह ने इस हीरे को अपनी तलवार पर सजाया। कई लोगों का यह भी मानना है कि समयंतक मणि और कोहिनूर दोनों एक ही हैं। समयंतक मणि हिंदू मैथोलॉजी में मिलता है, भगवत गीता में, सूर्य सिद्धांत में, और इसके लिए हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे। नादिर शाह ने कोहिनूर को लेकर कहा, इस हीरे में हिंदुस्तान की असलियत छुपी है। सोना बाहर से चमकता है, अंदर से कमजोर है। पर कोहिनूर का श्राप भी साथ गया। नादिर शाह के हाथ से ईरान का राज्य संभल नहीं पाया। कुछ सालों बाद उसके अपने सैनिकों ने उसका कत्ल कर दिया। कहते हैं नादिर शाह के मौत के बाद कोहिनूर के लिए ईरान में खून का खेल चला। हर छोटे बड़े सरदार ने इसे अपने पास रखने की कोशिश की। यहीं से कोहिनूर फिर निकल पड़ा, अफगान सरदारों के हाथ लगा, और वहां से उसका अगला रास्ता बना पंजाब की तरफ। इस सफर में हर कदम पर सिर्फ एक चीज बदली, हाथ बदले, खून बदला, और कोहिनूर वही रहा, चुपचाप, बिना आवाज के, सब कुछ देखते हुए। अध्याय 4, अफगान और सिख राज, महाराजा रंजीत सिंह का गौरव। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर ईरान, पर्शिया में कभी उसके समान नहीं रहा। इसके बाद यह हीरा अहमद शाह अब्दाली, अफगान सम्राट के हाथ लगा। अहमद शाह अब्दाली को भारत में अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। उसने 18वीं सदी में कई बार पंजाब और दिल्ली पर छोटी बड़ी चढ़ाइयां की। जब अब्दाली मरा तो कोहिनूर उसके वंशजों के पास था, पर अफगान साम्राज्य भी अंदर से कमजोर हो रहा था। अफगानिस्तान के सरदारों में कोहिनूर के लिए खून और विश्वासघात का सिलसिला चला।
एक और सरदार था, शाह शुजा, जिसने कोहिनूर को अपने पास संभाल कर रखा था। पर जब शाह शुजा को अपने अफगान दुश्मनों से जान का खतरा महसूस हुआ तो उसने भारत की तरफ देखा। उस वक्त पंजाब की धरती पर सिख साम्राज्य अपने चरम पर था। महाराजा रंजीत सिंह, शेर पंजाब, जिसने सिख राज को एक मजबूत दुर्ग बना दिया था, उनका दरबार लाहौर में जगमगाता था। शाह शुजा ने रंजीत सिंह से सहायता मांगी। बदले में उन्होंने कोहिनूर देने का वादा किया। 1813 में शाह शुजा लाहौर आया। कहते हैं एक शाम लाहौर की शीश महल में महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को पहली बार देखा। चांदनी रात में दीवाने खास की रोशनी में वो हीरा एक ऐसे सपने जैसा चमक रहा था जिसे हर राजा अपनी तलवार में बसाना चाहता हो। रंजीत सिंह ने शाह शुजा को सुरक्षा दी, पर बदले में कोहिनूर मांग लिया। शुजा मजबूर था, उसने कोहिनूर महाराजा को समर्पित कर दिया। कोहिनूर ने पहली बार अपनी जगह एक सिख मुकुट पर पाई। महाराजा रंजीत सिंह ने इस हीरे को अपने राज तिलक और दरबार की शान बनाया। लाहौर का किला और अमृतसर का हरमिंदर साहिब सिख साम्राज्य की संपत्ति और कोहिनूर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रंजीत सिंह के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, पंजाब की अस्मिता थी। इतिहास में लिखा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को कभी पहना नहीं। उन्होंने इसे हमेशा अपनी तख्त पर या अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों के पास रखा। उनका विश्वास था यह हीरा शान भी है और भारी जिम्मेदारी भी। 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी अंतिम सांसें ली, तब सिख साम्राज्य में अनिश्चितता छा गई। रंजीत सिंह के बाद पंजाब में राजनीतिक खेल और रिश्वतखोर सरदारों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और फिर आगे बढ़ते अंग्रेज, जिनकी नजर सिर्फ जमीन पर नहीं हर जगह थी, कोहिनूर पर भी। पंजाब में एक नायक अभाव ने अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ किया और कोहिनूर को पंजाब से निकलने की राह मिल गई। अध्याय 5, अंग्रेज और दुलीप सिंह, एक राजकुमार की हार। महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य में टकराव और राजनीतिक गद्दारियां बढ़ गई थी। उस समय पंजाब कई सरदारों और रानियों के बीच में एक गद्दी की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उसी अंदरूनी झगड़े का फायदा उठाना जानती थी। रंजीत सिंह के अंतिम समय के बाद उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। और सोचो, एक बच्चा जो सिर्फ 5-6 साल का है और उसके कंधों पर पूरा पंजाब। असली राज तो लाहौर के महलों में बैठे वजीर और सरदारों के हाथ में था। 1840 के दशक में एंग्लो सिख युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने सिख सेना को हरा दिया और 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर पर दस्तखत हुए। इस संधि में एक पंक्ति थी जो आज भी भारतीयों के दिल को चुभ जाती है। कोहिनूर हीरा जो अब महाराजा के अधिकार में है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित किया जाएगा। सोचिए, एक साम्राज्य का गौरव एक बच्चे के हाथ से छीन लिया गया। छोटे महाराज दिलीप सिंह को मजबूरन अंग्रेज अफसर लॉर्ड डलहौजी के सामने अपना कोहिनूर देना पड़ा। इस समर्पण में कोई तलवार नहीं थी, बस एक मासूम बच्चे की आंखों में आंसू और एक लुटा हुआ पंजाब। फिर अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को भी हिंदुस्तान से दूर भेज दिया। उसे इंग्लैंड भेजकर क्रिश्चियनिटी में दिखावा के तौर पर परिवर्तित किया गया ताकि वो कभी पंजाब में लौट ना सके। दिलीप सिंह ने अंग्रेज राज में राजा की तरह जीवन तो बिताया, पर उसके दिल में पंजाब और कोहिनूर की याद कभी नहीं गई। एक पत्र में दिलीप सिंह ने कहा था, मुझसे सिर्फ हीरा नहीं, सब कुछ छीन लिया गया था। कोहिनूर लंदन जाने को तैयार था, समंदर के रास्ते लोहे के ताले में बंद। 1850 में यह हीरा बॉम्बे से समुद्री जहाज में चढ़ाया गया, कैलकाटा, फिर साउथहैम्पटन पोर्ट तक और फिर विक्टोरिया महारानी के हाथ में। एक समय भारत की राजगद्दी का प्रतीक अब अंग्रेज ताज का श्रृंगार बन गया। पर कोहिनूर का श्राप अब भी साथ था। उसका सपना कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी दौर में वो भारतीय मिट्टी से जुड़ा था और इसी सपने में भारत की आवाज जागती रही। एक दिन वो वापस आ गया। अध्याय 6, क्वीन विक्टोरिया का मुकुट, गुलामी की चमक। 1850 कोहिनूर समंदर के पार भारत से अंग्रेजों के सपनों की राजधानी लंदन पहुंचा। इस सफर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इस हीरे को ताले में बंद कर सैनिकों की सुरक्षा में भेजा। इस सफर को इंपीरियल ट्रॉफी के रूप में दिखाया गया।
एक लूट जिसे अंग्रेज गर्व से दुनिया को दिखाना चाहते थे। लंदन में जब कोहिनूर पहुंचा तब ब्रिटेन के सम्राट और साम्राज्य अपने शिखर पर था। महारानी विक्टोरिया, जिनके राज में ब्रिटिश एम्पायर पर लिखा गया था, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। क्वीन विक्टोरिया के दरबार में जब पहली बार कोहिनूर को प्रदर्शित किया गया तो लंदन के लोगों ने इसे एक एक्सोटिक ट्रेजर माना, हिंदुस्तान की संपत्ति का प्रतीक। पर असली में ये एक लूट का जीता जागता सबूत था। 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन लगाई गई, एक प्रदर्शनी लंदन के क्रिस्टल पैलेस में, जहां कोहिनूर को शीशे के पिंजरे में रखा गया। हजारों लोगों ने इस हीरे को देखा, पर कई अखबारों ने लिखा कोहिनूर का असली आकार इतना भी मनोहर नहीं है जितना इसके चरित्र का वैभव है। लोगों को चुभता था कि यह हीरा भारत की धरती से आया था, एक जीता सबूत कि अंग्रेजों ने किस तरह से दुनिया को लूट कर अपना ताज चमकाया। क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर को अपने राजमुकुट में जोड़ने का फैसला किया, पर इस हीरे का आकार बड़ा था, इसलिए इसे फिर से काटा गया। इसे काटने में अनेक कैरेट हीरा मिट्टी हो गया, पर ब्रिटेन के लिए वो चमक जरूरी था जो दुनिया को दिखानी थी। इस नए आकार में कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के रॉयल क्राउन में लगाया गया। फिर जब भी ब्रिटिश राज हिंदुस्तान की जनता पर अपना दबाव दिखाता, वो कोहिनूर उस मुकुट में चमक कर याद दिलाता कि किसकी जीत और किसकी हार है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि कोहिनूर कभी किसी अंग्रेज राजा ने नहीं पहना, केवल अंग्रेज रानियों ने इस हीरे को अपने मुकुट में सजाया। कहते हैं कि यह श्राप के डर से था। विश्व भर में कहावत चल पड़ी, आदमी ने कोहिनूर पहना तो उसकी तकदीर खत्म। शायद इसलिए विक्टोरिया के बाद भी ब्रिटिश क्वींस ने ही इस हीरे को पहना, किंग्स ने कभी नहीं। आज भी कोहिनूर टावर ऑफ लंदन के संग्रह में रखा गया है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली का घमंड पर भारत की भावनाओं में एक घाव। अध्याय 7, स्वतंत्रता और वापसी की मांग। 1947 भारत आजाद हो गया। अंग्रेज चले गए, राजनीतिक बंधन टूट गए, पर कोहिनूर वापस नहीं आया। दुनिया भर में जब भी भारत की लूट पर चर्चा होती है, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि कोहिनूर कब लौटेगा। आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार ने ब्रिटेन से इस हीरे की वापसी मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन की सरकार को पत्र भेजकर कहा, कोहिनूर भारत का है और उसकी जगह भारत में ही है। पर ब्रिटेन ने इस मांग को तुरंत ठुकरा दिया, कहकर कि यह हीरा हमें समर्पित किया गया, इस पर अब कोई दावा नहीं बनता। 1950 और 1970 के दशक में कई बार इस पर संस्थाएं और राजनेता सवाल उठाते रहे। यूनेस्को जैसे विश्व मंच पर भी भारत ने लूट के विरासत की बात उठाई, पर हर बार जवाब वही, ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा, ब्रिटेन की संपत्ति। कहने को कोहिनूर अब एक म्यूजियम का हिस्सा है। टावर ऑफ लंदन में ग्लास के पीछे हर साल लाखों लोग उसे देखने आते हैं। लोग बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि इसके पीछे भारत की मिट्टी, खून और मेहनत छुपी है। और न जाने कितने जंग, कितनी लाशें, कितने राजगद्दी। 1997 में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II भारत आई, तब कोहिनूर की बात फिर से गर्मी पकड़ गई। आने से पहले ही ब्रिटिश हाई कमीशन ने स्पष्ट किया, कोहिनूर की वापसी संभव नहीं है। 21वीं सदी में भी जब भी ब्रिटेन से लूट पर चर्चा होती है, कोहिनूर सबसे पहला प्रश्न बन जाता है। 2016 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम इस हीरे को वापस चाहते हैं, पर ब्रिटेन ने जवाब दिया, ये एक उपहार था, लूट नहीं। सोचिए, एक हीरा जो कभी भारत की गद्दी का शान था, आज बस एक ग्लास में बंद ट्रॉफी बन गया है। पर भारत की आवाज अब भी रुकती नहीं। कोहिनूर न सिर्फ हीरा है, ये देश की अस्मिता है। अब सवाल ये नहीं कि वो कब वापस आएगा, सवाल ये है कि हम उसे कैसे वापस लाएंगे। अध्याय 8, श्राप या इतिहास। जब भी कोहिनूर का नाम लिया जाता है, एक कहानी साथ साथ चली आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस हीरे पर श्राप है। इतिहास के पन्ने इस बात से भरे पड़े हैं कि जिस भी राजवंश ने कोहिनूर को अपना बनाया, उसका पतन निश्चित था। कहते हैं काकतीय राजवंश ने इस हीरे को देवी मंदिर में रखा, पर राजवंश को दिल्ली सल्तनत ने उजाड़ दिया। मुगलों ने इसे अपने तख्त में सजाया, मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे टूट गया। नादिर शाह ने इसे पर्शिया ले गया
उसका अपना ही कत्ल हो गया। अफगान दुर्रानी वंश ने इसे संभाला, उनका भी राज्य खत्म। सिख साम्राज्य ने कोहिनूर को अपना गौरव बनाया। रंजीत सिंह के बाद पंजाब भी अंग्रेजों के हाथ चला गया। और जब अंग्रेजों के ताज में यह हीरा जोड़ा गया तो ब्रिटिश एम्पायर कभी सूरज ना डूबने वाले कहा जाता था, धीरे धीरे वो भी टूटकर कॉमनवेल्थ बना। कॉलोनीज आजाद होती गई। कहते हैं कोहिनूर ने हर सम्राट को साम्राज्य दिया पर सुकून नहीं दिया। इतिहास में लोग कहते हैं कोहिनूर किसी भी मर्द को नहीं भाता, इसीलिए ब्रिटिश क्राउन में इसे रखा गया। ज्यादातर महारानी ने इसे पहना। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, सबने कोहिनूर को अपने ताज में सजाया, पर किसी राजा ने इसे सीधा अपने सर नहीं रखा। ये श्राप कहां से आया इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर जो सच है वो यह है कि कोहिनूर के सफर में खून, लूट, दुख और राजनीतिक खेल कभी छूटे नहीं। हर नए हाथ में इसकी चमक एक नए पतन का संदेश बन गई। आज कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में रखा गया है, ग्लास के पीछे लोहे के ताले में बंद। कोई इसे छू नहीं सकता, पर हर भारतीय उसे महसूस जरूर करता है, क्योंकि ये बस एक हीरा नहीं, भारत के साम्राज्य का इतिहास, लूट का प्रमाण और एक सवाल है, कोहिनूर घर कब लौटेगा? शायद कोहिनूर के श्राप का सच ये नहीं कि वो पतन लाता है, बल्कि वो ये याद दिलाता है कि धन कभी भी हमेशा किसी का नहीं होता। वो हमेशा बदलता है, कम होता है, बढ़ता है, बंटता है। जितनी गहरी चमक उतनी ही गहरी छाया, और कोहिनूर की ये छाया भारत के दिल में कभी ना कभी एक रोशनी बनकर जरूर लौटेगी। तो ये था कोहिनूर के बारे में। मुझे यकीन है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमने जाना कि कोहिनूर कहाँ था, कैसे था, कहाँ से आया, कहाँ गया, किसके थ्रू गया, और किन किन लोगों ने इसे कह सकते हैं कि झेला। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना हो तो प्लीज एपिसोड सेक्शन एक्सप्लोर कीजिए। आपको ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज, हर चीज मिलेगी। तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया अनवील्ड। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ। सी यू सून।